गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिजीज की बात करेंगे। आज का ये डिजीज का हमारा दूसरा क्लास। पिछले डिजीज के क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स चीजों को देखा था। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा, आज हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना। बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट पैथोजेंस है जो कि रोग फैलाने का काम करता है, और बैक्टीरिया से संबंधित तो जो रोग हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहले रोगों का चार्ट देखते हैं। अधिकांश सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द रहता है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होता है, कौन सी बीमारी वायरस से होता है, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होता है। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के आपको कुछ खास लक्षण दे दिए जाते हैं कि इसमें इस बीमारी में कौन सा लक्षण है या कौन सा लक्षण नहीं है। मतलब कि ज्यादातर सवाल इन्हीं तरह के प्रश्नों के आसपास घूमते रहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं वो हम पहले टॉपिक पहले लिखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है ना। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा हम लोग देखने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज को। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियल डिजीज है वो टीबी है। कॉमनली आप टीबी कहते हैं, आप इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो बीमारी है वह है कॉलेरा, इसको आप हैजा भी कहते हैं। तीसरा हमारा जो टीबी सॉरी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो है डिप्थीरिया। जो नेक्स्ट जो डिजीज है इसका नाम है टाइफाइड। देखिए, ये सभी बैक्टीरियल ये डिजीज हैं। ठीक है ना। ये सब बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज हैं। ठीक है ना। वायरल डिजीज का अलग चार्ट है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमें मिलता है टेटनस। फिर हम आते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो डिजीज है वह लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिजीज है वह है सिफिलिस, और इसका हिंदी भी सिफिलिस है। और जो हमारा नेक्स्ट जो डिजीज है वह है गोनोरिया, गोनोरोहिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा जो अगला जो डिजीज है जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है वो होता है न्यूमोनिया। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है परट्यूसिस, या इसको कहते हैं हुफिंग कफ, काली खांसी अथवा कुकुर खांसी। हुफिंग कफ, इसका एक और नाम परट्यूसिस है। ठीक है ना। और इसको हम काली खांसी अथवा कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है। पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन से डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है और कौन से डिजीज वायरल डिजीज है। क्योंकि ज्यादातर सवाल में ये इसी तरह के प्रश्न होते हैं कि निम्नलिखित में सबको चुनना होता है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है या कौन सा वायरल डिजीज है या कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी, जिसको आप यक्षमा भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसके हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका हिंदी यक्षमा होता है। हालांकि हमें शुद्ध हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है। टीबी को आप ट्यूबरकुलोसिस भी इसके बड़े रूप में कह सकते हैं। चलिए, कोलरा, जिसको आप हैजा कहते हैं, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ठीक है ना, जिसको मोतीझारा बीमारी कहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कहा हूं कि आप हिंदी की तरफ नहीं जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। टेटनस, ठीक है ना, इसको धनुष्टंकार बीमारी कहते हैं। लिप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है ना, इसमें इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। सिफिलिस, गोनोरिया दो एसटीडी हैं, पहले भी बताया जा चुका है। निमोनिया और हुफिंग कफ, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए, अब इस बैक्टीरियल डिजीज को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानकारी ले ले। जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पहले जान ले। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीबी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीबी से। चलिए, अब ये टीबी तो हमें पता है कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, पहले हम थोड़ा सा इसको पहले समझ ले। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। देखिए, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है ना, जो कि टीबी के लिए जिम्मेदार है, जो टीबी के लिए जिम्मेदार है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस, तो पता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी पैदा करेगा। आपको सिर्फ दिमाग में माइकोबैक्टीरियम रखना है, वो रखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। ये टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। चलिए, ये तो एक इसका तो ये बैक्टीरिया का नाम हो गया। अब हम आते हैं कि ये फैलता कैसे है, ठीक है ना, टीबी का प्रसार कैसे होता है। तो इसका फैलने का दो कारण है, एक तो हवा के माध्यम से, इसको आप कह सकते हैं हवा के माध्यम से ये फैलता है, और दूसरा होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करें। एक तो ये फैलता हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मूव करते हैं। दूसरा होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसने से, छींकने से, थूकने से भी ये फैलता है। तो खांसना, छींकना, थूकना, ठीक है ना, ये ड्रॉपलेट कहलाता है। चलिए, तो इस माध्यम से ये टीबी जो बीमारी है वो लोगों में फैलती है। चलिए, अब इसका कहने का मतलब है कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। ये टीबी जो बीमारी के ना, अब हम सिम्टम्स देखेंगे कि इसमें मेन लक्षण क्या है, हम कैसे पकड़ेंगे कि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, उसमें क्या मेन लक्षण होंगे। तो इसमें होता है क्या है कि टीबी बीमारी में आपको आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद आपका शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। यानी कि आफ्टरनून में इसमें बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन रात में पसीना आने लगता है। यानी कि रात में आपको बुखार नहीं रहेगा, पसीना आना शुरू करेगा, और सुबह आते आते टेम्परेचर पूरी तरह से गिर जाएगा। यही पैटर्न कुछ दिनों तक लगातार बना रहेगा। यानी कि इसका मतलब है कि आफ्टरनून के बाद फीवर आएगा, दोपहर के बाद बुखार, दोपहर के बाद इसमें बुखार आएगा, ठीक है ना, ये इसके सिम्टम्स है, ठीक है ना। रात में पसीना आएगा। चलिए, ये तो एक इसका पहचान हुआ। दूसरा चीज क्या है कि जो हम इसमें अगर कोई टीबी से ग्रसित बीमारी अगर ये थूकता है, खखारता है, तो उसमें ब्लड के स्प्यूटम आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब कहना है कि इसका जो दूसरा पहचान क्या है, ब्लडी स्प्यूटम, यानी कि जो थूक जो खखार होगा उसमें रक्त रहेंगे, ठीक है ना। ब्लडी स्प्यूटम यानी कि रक्त युक्त खखार या थूक होगा, ठीक है ना, जो कि रक्त युक्त होगा, इसमें ब्लड रहेंगे। देखिए, ये तो सिम्टम्स हो गए, तो मेन सिम्टम्स हो गए। इसके बाद क्या होगा, इसमें आपको वेट कम हो जाएंगे, भूख नहीं लगेंगे, ये सब चीज मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। अगर किसी कोई व्यक्ति अगर टीबी से ग्रसित है तो उसका भूख खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि उसका वेट भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब उसके पहचान है। ये तो हो गया सिम्टम्स। अब इसके रोकथाम के लिए हम करेंगे क्या, अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, इसके प्रिवेंशन, इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे बीमारी चाहे जो कोई भी हो, ठीक है ना, पहले जो आप पेशेंट हैं पहले आप उसको अलग रखेंगे। पहला तो चीज ये है। तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट ये तो लगभग सभी बीमारियों में एक प्रिवेंशन के तौर पर लिया जाने वाला कदम है। बीमारी चाहे वो टीबी का हो या डिप्थीरिया का हो या टेटनस का हो या कुष्ठ रोग हो, कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले रोकथाम में क्या किया जाता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि इसका रोकथाम हो सके। तो बीसीजी का टीका किसमें, किस बीमारी में दिया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी की बीमारी में। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि दवा के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो दवा है ना, ये बहुत इफेक्टिव काम करती है, ठीक है ना, टीबी के बीमारी में। तो रोकथाम के लिए दो हमें कदम लेना है। एक तो बीसीजी का वैक्सीन देना है। बीसीजी का वैक्सीन, इसका पूरा नाम है बैसिलस, बैसिलस कालमेट, ठीक है ना, गुआरिन। इस बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट गुआरिन। तो बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए। और जो इस रोग में ना स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा है ना, ये बहुत ही प्रभावकारी दवा साबित होता है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा है ना, ये बहुत ही प्रभावकारी दवा साबित होती है। चलिए, ये तो टीबी के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो बीमारी का नाम है ये है कोलेरा। अब हम आते हैं कोलेरा, जिसका हिंदी नाम है हैजा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि ये बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का संबंध ट्यूबरकुलोसिस से था, तो विब्रियो कोलेरी, देखिए इसके लिए जो बैक्टीरिया का नाम है, जो पैथोजन है बैक्टीरिया, तो इस पैथोजन का क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना। इसको कहते हैं विब्रियो कोलेरी, जो है ना ये बैक्टीरिया है जो कि कोलेरा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए, एक तो बात हो गई। अब ये फैलता कैसे है, ठीक है ना, ये फैलता कैसे है। तो इसका जो प्रसार होता है ना, इसका जो प्रसार होता है, इस रोग का जो प्रसार होता है वो दूषित भोजन और जल से होता है, ठीक है ना। दूषित भोजन और जल हम लेते हैं, और यही जो कोलेरा का मेन कारण होता है। कोलेरा आमतौर पर वहां होता है जहां मेला लगते हैं, मेले में लोग दूषित जल और भोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उन क्षेत्रों में कोलेरा का बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद ना हैजा या कोलेरा का ना संक्रमण बहुत ही तेजी से बढ़ जाता है, यहां तक कि ये एक एपिडेमिक यानी कि महामारी का रूप धारण कर लेती है। तो मेले वाले क्षेत्र में, बाढ़ वाले क्षेत्र में कोलेरा जो होता है ना, एक बहुत ही कॉमन बीमारी के रूप में देखा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है ना, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण क्या है, पहले इसके लक्षण को देख लिया जाए, इसके लक्षण क्या है। तो कोलेरा में क्या होता है ना कि उल्टी और दस्त एकदम लगातार होने लगता है, एफर्टलेस, आप कुछ नहीं करेंगे उल्टी होने लगेगा, दस्त होने लगेगा। तो इसमें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगती है। चलिए, तो होता क्या है, ये तो सिम्टम्स है। दूसरा चीज, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शरीर में ना लवण की कमी हो जाती है, साल्ट की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को कोलेरा हो जाए तो लगातार उल्टी, सॉरी है ना, लगातार उल्टी होंगे और क्या कहते हैं कि दस्त होंगे, जिसके कारण व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इवन दो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये फैटल घातक भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या हम उपाय करेंगे, इसके प्रिवेंशन, इसके रोकथाम के लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो सबसे पहले जो पानी को है ना बॉयल करके पीना चाहिए, है ना, पानी को उबाल करके पीना चाहिए। चलिए, एक तो एक रोकथाम का ये उपाय रहा कि उसका संक्रमण खत्म हो जाएगा। सेकेंडली क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है, जो कोलेरा से ग्रसित पेशेंट है, आप उसको ओआरएस का घोल दे, ठीक है ना, ओआरएस का घोल दे। तो ओआरएस का घोल इसलिए जरूरी है कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसके शरीर में लवण की कमी ना हो। और जो तीसरा इसमें जो दवा जो कारगर साबित होता है, ठीक है ना, वो होता है टेट्रासाइक्लिन। इसमें जो दवा जो काम करता है वो बहुत प्रभावी दवा होता है कोलेरा के इलाज में, उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोलेरा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है विब्रियो कोलेरी। चलिए, प्रसार इसका कैसे होता है, शरीर में प्रसार कैसे होता है। तो देखिए, जो चीज पानी से भोजन से होते हैं ना, तो उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड ओरल, मुंह के माध्यम से लेते हैं ना, जल और पानी तो मुंह के माध्यम से होंगे और ये सीधे डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट एंड ओरल, इसका प्रसार का माध्यम होता है, सीधे एकदम मुंह में जाता है। क्योंकि भोजन तो हम मुंह से लेते हैं, पानी तो मुंह से लेते हैं, तो इसका जो प्रसार का माध्यम, ये माध्यम है, दूषित भोजन और जल माध्यम है, जो कि डायरेक्ट एंड ओरल होता है। चलिए, सिम्टम्स क्या है इसमें, उल्टी दस्त होंगे, फिर क्रैम्प आने लगेंगे, मांसपेशी मतलब मांसपेशी एकदम मांसपेशी में ऐंठन आ जाएगा, ठीक है ना, स्टोमिक पेन भी होंगे। तो कई तरह के इसमें लक्षण मिलते हैं, खासतौर पर उल्टी और दस्त कॉमन इसमें, मतलब तीव्र गति से उल्टी होंगे, तीव्र गति से दस्त लगेंगे, इसका कोलेरा का मुख्य पहचान यही है, ठीक है ना। ये बीमारी वहां पर ज्यादातर होती है जहां पर मेला लगता है, और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये बीमारी ज्यादातर होती है। जब बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो फिर कोलेरा की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो पानी होते हैं ना वो दूषित हो जाते हैं। चलिए, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, पानी उबालकर पीना चाहिए, ओआरएस का घोल देना चाहिए जो पेशेंट है कोलेरा के, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो,
ठीक है। और दवा के रूप में टेट्रासाइक्लिन इस बीमारी में कारगर दवा साबित होती है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम है टाइफाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइफाइड की तरफ। चलिए टाइफाइड के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का क्या नाम है, पहले इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया देख लेते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। साल्मोनेला टाइफी ये नाम है बैक्टीरिया का जो कि टाइफाइड फैलाता है। तो मेनली आपको टाइफी याद नहीं रखना है, मेनली आपको साल्मोनेला दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। चलिए अब इसका प्रसार कैसे होता है, ये रोग बढ़ता कैसे है, इसका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो है दूषित पानी और भोजन, ठीक है, कोलरा की तरह। दूषित भोजन और पानी इसके मेन कारण है। मक्खी भी आप ले सकते हैं, मक्खी भी जो होती है हाउस फ्लाई होती है, ये भी टाइफाइड फैलाने में मदद करती है, ठीक है ना। चलिए तो इसको कहा जा सकता है डायरेक्ट एंड ओरल, क्योंकि हम मुंह से भोजन लेते हैं, डायरेक्ट एंड ओरल। अब इसका सिम्टम्स क्या है, पहचान क्या है, देखिए टीबी में अभी हम लोगों ने क्या देखा, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में, यक्षमा बीमारी में अभी हम लोगों ने क्या देखा है, देखा यही है कि उसमें आफ्टरनून के बाद आपको बुखार आएगा, लेकिन रात में ना पसीना बहुत ज्यादा आएगा टीबी में, और सुबह आते आते आपका टेम्परेचर बिल्कुल उतर जाएगा, और यही पैटर्न कुछ समय तक रहेगा। टाइफाइड में क्या होगा, जिसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है ना। टाइफाइड का जो शुद्ध हिंदी होता है मियादी बुखार, अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है, हम लोग अपने भाषा में इसको मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है ना, एक खास समय पर ये आता है। चलिए तो ये टाइफाइड में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, इसमें रात और सुबह वाली बात नहीं है। तो जो टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर हमेशा बना रहेगा, पहले तो ये समझ ले, इसके सिम्टम्स यही है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, आपको स्टोमक भी होगा, पेट में दर्द होगा। चलिए पेट में दर्द होगा, चलिए कब्ज की शिकायत बनी रहेगी, पेट साफ नहीं रहेगा तो कब्ज की शिकायत आपकी बनी रहेगी, कब्ज की समस्या बनी रहेगी। चलिए सिर दर्द भी होगा। चलिए भूख नहीं लगेगी, भूख का नहीं लगना इसका मतलब पहचान है। चलिए ये तो पहचान हो गया ना, सिम्टम्स हो गया, हाई टेम्परेचर बना रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, कब्ज की समस्या रहेगी, सिर दर्द बना रहेगा और भूख का नहीं लगना, ही तो सभी बुखार का एक कॉमन फीचर है। अगर आपको बुखार हो जाए, वो चाहे टाइफाइड हो या वो टीबी हो या वो कोई भी और बुखार हो, तो उसमें जो लॉस ऑफ एपेटाइट एक कॉमन बात है। चलिए शरीर का कौन सा भाग इस टाइफाइड से प्रभावित होता है, तो इंटेस्टिन, आंत, हमारा शरीर का जो आंत है ना, इससे प्रभावित अंग है, ठीक है ना। तो चलिए इसका प्रभावित जो अंग है, प्रभावित जो अंग है इस बीमारी के कारण, टाइफाइड बीमारी के कारण जो प्रभावित अंग है वो आंत है। देखिए थोड़ा सा प्रभावित अंग को भी देख लिया जाए। एक चीज जो कि मैं टीवी में बताना जो मैं मिस कर गया था, ठीक है ना, अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूं। तो ये टाइफाइड में जो टाइफाइड के जो प्रभावित अंग हैं वो क्या है, ठीक है ना, वो आंत है, मतलब आंत प्रभावित होता है, इसमें इंटेस्टिन हमारा प्रभावित होता है। चलिए टीबी, देखिए टीबी शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, टीबी जो होते हैं ना शरीर में कहीं भी टीबी हो सकते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी टीबी जो है ना उसका एक खास रूप है, वो कॉमन रूप है ना, उसमें लंग्स, फेफड़ा, आप ऐसा समझिए कि टीबी शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उसका उसका जो फेफड़ा, जो पल्मोनरी टीबी होता है, वो टीबी का सबसे कॉमन फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये टीबी में कौन सा प्रभावित अंग होगा, तो शरीर का कोई भी हिस्सा, इसको आप ऐसे मान के चले, शरीर का कोई भी भाग इससे प्रभावित हो सकता है, कोई भी शरीर का कोई भी अंग प्रभावित होता है, विशेष तौर पर फेफड़ा, विशेष तौर पर इससे जो प्रभावित होता है फेफड़ा होता है, और जो फेफड़ा में जो टीबी होता है ना उसका नाम है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी का संबंध फेफड़ा से होता है।
ठीक है ना, उसका नाम है पल्मोनरी टीबी। ये देखिए, ये टीबी के बारे में मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, तो अभी मैं उसका भरपाई कर रहा हूं। टाइफाइड का प्रभावित अंग क्या है? आंत है। टीबी का प्रभावित अंग क्या है? तो शरीर का कोई भी अंग में टीबी हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर फेफड़ा में होता है। तो फेफड़ा में होने वाली टीबी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी टीबी। बाकी सब पहले हो चुका है। चलिए, अब हमें यह देखना है कि टाइफाइड, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो उसका जांच बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समझिए कि वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो उसका जांच होता है। जांच से ना पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है। तो विडाल टेस्ट होता है, ठीक है ना। टाइफाइड का जांच होता है किस टेस्ट से? विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विडाल टेस्ट का प्रयोग किस रोग की जांच में किया जाता है, तो वो है टाइफाइड, ठीक है ना। इसके लिए विडाल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये बात जो है ना कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड की जांच में। चलिए, अब हमारी जो बात है कि टाइफाइड यदि किसी व्यक्ति को हो जाए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, टीबी वाले व्यक्ति को हम क्या करते थे? बीसीजी का टीका देते थे, ठीक है ना। टीबी वाले रोगी को बीसीजी का टीका दिया जाता था, और टाइफाइड वाले रोगी को टैब टैब दिया जाता है। टैब वैक्सीन का नाम है टीएबी, ठीक है ना। टैब वैक्सीन, टैब का टीका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बच्चों को टैब का वैक्सीन दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको इन द फ्यूचर टाइफाइड ना हो, ठीक है। अच्छा, ये टैब वैक्सीन किस बीमारी में कारगर है? तो टाइफाइड में। थोड़ा सा ध्यान देना है। विडाल टेस्ट का संबंध किससे? टाइफाइड से है। टैब वैक्सीन का संबंध किससे? टाइफाइड से है। अच्छा, अब दवा के तौर पर इसमें क्या चलाया जा सकता है? तो दवा के तौर पर इसमें जो होता है ना, क्लोरोमाइसिटिन एक कारगर दवा है। क्लोरोमाइसिटिन एक कारगर दवा है, ठीक है ना, जो कि टाइफाइड के बीमारी में चलाया जाता है। तो चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। ये टाइफाइड हमारा क्लियर हो गया। हमने टाइफाइड के बारे में क्या सीखा? टाइफाइड का प्रभावित अंग इंटेस्टाइन है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसका जो प्रसार होता है वो भोजन, दूषित भोजन, पानी और मक्खी से होता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड ओरल है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या है? हाई टेम्परेचर, हमेशा तेज बुखार रहेगा, बुखार उतरने का नाम नहीं लेगा, पूरा शरीर आपका जलता रहेगा 24 आवर्स। चलिए, पेट में दर्द होंगे, कॉमन बात है। कब्ज की समस्या रहेगी, पेट साफ नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पेट साफ नहीं रहेगा तो भूख भी नहीं लगेगा, सिर दर्द होगा, ये सब आम बातें हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका जांच कैसे करेंगे? विडाल टेस्ट से करेंगे। अच्छा, बचने के लिए क्या उपाय है? टैब वैक्सीन बच्चों को दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और दवा के तौर पर क्लोरोमाइसिटिन एक कारगर दवा है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो अगला है वो है सिफिलिस। और एक है गोनोरिया। ये लगभग दो एक ही तरह के बीमारी है। देखिए, ये दोनों सेक्स डिजीज है, ठीक है ना। ये सिफिलिस और गोनोरिया जो है ना, ये एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये दोनों बीमारी आती हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के तहत आते हैं, ठीक है ना। ये संक्रमित व्यक्ति से सेक्स करने के दौरान ये बीमारी का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए, पहले ये देखते हैं कि इसके लिए जो हमारा जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है, ट्रिपोनोमा ट्रिपोनीमा पैलेडियम। पहले ये देख लिया जाए, इसके लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडियम।
इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है नेसेरिया गोनोरियाई, चलिए इसके लिए जो जिम्मेदार जो है वो है नाइसेरिया गोनोरियाई। ये तो बैक्टीरिया का नाम हो गया। चलिए अब इसमें देखेंगे कि सिफिलिस और गोनोरिया ये कैसे एक दूसरे से थोड़ा अलग है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है क्या, सिफिलिस में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ यदि वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो इसमें क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग है, ठीक है ना, यूरिन पैसेज जो है ना, इसमें क्या होता है ना, घाव जैसा चीज हो जाता है। ऐसे समझिए कि मूत्र मार्ग में क्या हो जाएंगे, लेसन, जिसको हम लोग कहते हैं घाव, इसका हिंदी जो का घाव, ठीक है ना, इसमें घाव हो जाएंगे और ये फिर ये चीज कष्टकारक होगा, ठीक है ना, मूत्र मार्ग में घाव हो जाएंगे फिर ये चीज कष्टकारक होगा। दवा के तौर पर क्या काम कर सकता है, दवा के तौर पर काम कर सकता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन काम कर सकता है, क्योंकि पेनिसिलिन एक बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये कारगर एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एक बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक है। समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सा दवा दिया जाना चाहिए, और वो बैक्टीरियल डिजीज है, आपको ये पता है कि वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो आप उसमें पेनिसिलिन आप कह सकते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया द्वारा जितने भी बीमारियां जन्म लेते हैं उनमें ये पेनिसिलिन बहुत ही कारगर दवा होती है, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इसमें दो दवा आप रिकमेंड कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ये वाई है, इसको आप वाई समझे। चलिए तो इसमें क्या होता है, इसमें मूत्र मार्ग में लेसन घाव हो जाते हैं। अच्छा, गोनोरिया में क्या होता है, ये भी तो एसटीडी है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका भी संक्रमण कैसे होता है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति से यदि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको गोनोरिया होता है। और गोनोरिया में क्या होता है ना कि इसमें जो मूत्र मार्ग है, आप ऐसे समझे, मूत्र मार्ग में ना इन्फ्लेमेशन फूल जाता है, सूज जाता है, घाव नहीं होता है, ये इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाता है, मूत्र मार्ग में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, और जिसके कारण पेशाब के दौरान ना आपको लगेगा कि जलन टाइप का बर्निंग सेंसेशन, ठीक है ना, तो इसमें आपको बर्निंग सेंसेशन फील होंगे, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जलने का भाव महसूस होगा, ठीक है ना, थ्रू ना ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करने के दौरान, ड्यूरिंग यूरिनेशन। चलिए ये तो दोनों बैक्टीरियल डिजीज है और दोनों ये सेक्सुअल एक्टिविटी से होने वाले कॉमन रोग हैं। चलिए अब इसके लिए दवा क्या आप रिकमेंड करेंगे, तो पहले तो चीज है कि देखिए ये दोनों होमोसेक्सुअलिटी भी इसके लिए जिम्मेदार कारक है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से, समलैंगिकता से ये दोनों रोगों में बचा जाना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से आप इसका प्रिवेंशन भी, एक दवा तो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए आप क्या किसी को सजेस्ट करेंगे, तो अवॉइड, आप बचे, अवॉइड मतलब बचना, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति से बचे। अच्छा, दूसरा चीज की होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करें, ये दोनों बीमारियों के लिए कॉमन बात है। दवा तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप क्या और अवॉइड कर सकते हैं, तो एक है कि आप प्रोस्टिट्यूशन अवॉइड करें और आप होमोसेक्सुअलिटी अवॉइड करें। यही बात, सेम बात इसमें भी लागू होगा, सेम बात इसमें भी है, दवा तो अपनी जगह पर है लेकिन इसमें भी होगा कि अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन, सेम कंडीशन इसमें भी है, अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। चलिए अब इसमें दवा क्या काम करेगा, थोड़ा दवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो चल, अभी मैंने बात किया है कि जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसमें पेनिसिलिन कारगर साबित होता है, ओके। तो इसमें जो एक दवा काम करेगा वो पेनिसिलिन होगा, और एक होगा एम्पिसिलिन, और एक होगा एम्पिसिलिन। तो ये जो दो दवा है ये गोनोरिया में कारगर है, और पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपका सिफिलिस में कारगर है। सिफिलिस गोनोरिया में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिफिलिस में क्या होता है, मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है और वो थोड़ा सा पेनफुल होगा, घाव होगा तो कष्टदायक होगा निश्चित तौर पर। इसमें क्या होता है ना, मूत्र मार्ग में ना म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूज जाता है वो, ठीक है ना, फूल जाता है, एक तरह से सूजना या फूलना, इन्फ्लामेशन का अर्थ आप ये समझ ले, वो सूज जाता है, और वो ड्यूरिंग यूरिनेशन है ना, पेशाब करने के दौरान उस पार्ट में ना जलन महसूस होता है।
ठीक है ना। तो इसको आप दवा से ठीक किया जा सकता है, आप ठीक कर सकते हैं। दवा का नाम है पेंसिलिन और एम्पिसिलिन। प्रैक्टिकल तौर पर क्या करना चाहिए कि प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति और हेमोसेक्सुअलिटी से बचना भी इसके रोकथाम का एक कारगर उपाय है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में, एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। एग्जाम्स में तो अक्सर और अक्सर आते हैं, आप ऐसे समझिए। देखिए सिफिलिस गोनोरिया के बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है वह डिप्थीरिया। चलिए हम आगे चलते हैं। डिप्थीरिया, चलिए अब इसके लिए हम थोड़ा सा जिम्मेदार बैक्टीरिया को देख ले। तो कोरिन बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, चलिए थोड़ा सा देखा जाए। देखिए इसके लिए जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, ठीक है ना। देखिए जो डिप्थीरिया जो रोग होता है ना, ये विशेष तौर पर बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो ये मेनली 5 वर्ष के बच्चों तक, अधिकतम 5 वर्ष के उम्र तक के बच्चों में होने वाला ये रोग है। चलिए ये मतलब ये मेनली बच्चों का रोग है। अच्छा इसका प्रसार कैसे होता है, तो ये एयरबोर्न भी है और ड्रॉपलेट भी है। प्रसार इसका कैसे होता है, ये हवा द्वारा भी होता है, एयरबोर्न आप इसको कह लीजिए, और ये ड्रॉपलेट भी है, खांसने से छींकने से भी ये प्रसार इनका होता है डिप्थीरिया का, ठीक है ना। चलिए देखिए मेनली डिप्थीरिया को रोकने के लिए करेंगे क्या। डिप्थीरिया के लिए ना एक वैक्सीन है डीपीटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, कोई मेडिकल दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है 3 बीमारियों में, ठीक है ना, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस। इस डीपीटी का एक और नाम है ना ट्रिपल एंटीजन, इसका एक और नाम है ट्रिपल एंटीजन। मतलब डीपीटी का एक और नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है ट्रिपल एंटीजन। ये 3 बीमारियों में कारगर होती है, ठीक है ना। ये 3 बीमारियां क्या क्या है, एक तो डिप्थीरिया हम लोग देख ही रहे हैं, चलिए। दूसरा नाम है परट्यूसिस, कुकुर खांसी, अभी जस्ट मैंने हुफिंग कफ के बारे में लिखा था, तो परट्यूसिस एंड टिटनस। और तीसरा जो है वो बीमारी का नाम है टिटनस, ठीक है ना। ये 3 बीमारियों में ये कारगर उपाय होता है डीपीटी, ठीक है ना। डीपीटी का जो वैक्सीन है ये बच्चों को दिया जाना चाहिए डिप्थीरिया रोग के रोकथाम के लिए, ठीक है ना। तो डिप्थीरिया के बारे में बस ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस इसका जो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये विशेष तौर पर बच्चों का होने वाला रोग है, मतलब कि ये एडल्ट को ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। चलिए प्रसार कैसे होता है, तो हवा के माध्यम से और ड्रॉपलेट से, खांसने से, थूकने से, खखारने से, ये सब चीज होते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय, कौन सा वैक्सीन देना है, हमें ट्रिपल एंटीजन देना है, जिसका नाम एक और है डीपीटी है। लेकिन डीपीटी डिप्थीरिया का अतिरिक्त और किस बीमारी में दिया जा सकता है, तो परट्यूसिस कुकुर खांसी या काली खांसी, और जो तीसरा है वो टेटनस। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है वो है टेटनस। चलिए अब इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है,
क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है ना। चलिए, ये टिटनस, इसका प्रसार कैसे होता है? तो थ्रू इंजरी, यदि शरीर का कोई भाग यदि कटा फटा हो और वहां से यदि आप धूल कण के संपर्क में आते हैं तो जो टिटनस के जो बैक्टीरिया हैं वो उस इंजरी के थ्रू आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। तो इसका प्रसार, इसका ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रसार का साधन कैसे है? चलिए, प्रसार का साधन है थ्रू इंजरी, ठीक है ना। कटे फटे जगहों से ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। कटे फटे जगह से ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, टिटेनस। चलिए, इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? एटीएस का हमें इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को अगर टिटेनस हो जाए तो उसे क्या देना चाहिए? एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है ना। ये एटीएस का उसको सुई देने की जरूरत है टिटेनस के व्यक्ति को। टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, ये 60 साल तक ये डस्ट में जीवित रह सकता है। मतलब आप इसका समझिए कि लाइफ कितना इसका लंबा है, इसके बैक्टीरिया का लाइफ कितना लंबा है। ये 60 ईयर तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। इसका नाम एक धनुष टंकार भी है। इसका पहचान क्या है? अगर किसी व्यक्ति को टिटेनस हो जाए ना तो उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ जाएगा, ऐसे पूरा बैक हो जाएगा, उसका पूरा नर्वस सिस्टम एकदम डैमेज हो जाएगा, शरीर जगह जगह से मुड़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये टिटेनस के रोगी का ये मेन लक्षण है। मतलब आप समझिए ना, उसको सरल भाषा में, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं ना, शरीर एकदम धनुष नुमा बन जाएगा, आप ऐसे समझिए, शरीर एकदम धनुष नुमा बन जाएगा। इसलिए इसका एक नाम है धनुष टंकार। अगर नाम हिंदी में अगर समझते हैं, याद रखते हैं, तो इसका सिम्टम्स पकड़ना बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका जो शरीर का जो आकृति एकदम धनुष नुमा हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और ये बहुत ही डेडली डिजीज है, बहुत ही फैटल डिजीज है। यदि इसका समय रहते अगर क्योर नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए, ये तो टेटनस के बारे में है। इसके अलावा टेटनस के लिए अभी मैंने डीपीटी का वैक्सीन के बारे में भी बात किया था, वो T4 टेटनस है ना। डीपीटी T4 टेटनस में भी उसे दिया जा सकता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ठीक है ना। ये कुष्ठ रोग एक समय का समझिए कि ये महामारी की तरफ फैलने वाला रोग था, ठीक है ना। आज तो बहुत इस पर नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन एक समय एक बहुत बड़ा एपिडेमिक के तौर पर यह रोग था, ठीक है ना, कुष्ठ रोग। चलिए, इसको कहते हैं हांसन्स डिजीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हांसन्स डिजीज। इसका एक और नाम है हांसन्स डिजीज। और टेटनस का एक और नाम मैं मिस कर गया था बताना, इसका नाम है लॉकजा, है ना, लॉकजा डिजीज। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉकजा डिजीज। इसमें क्या होता है ना कि आपका एकदम मुंह का एकदम ये जबड़ा एकदम लॉक हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को टेटनस हो जाए तो उसका मुंह जो जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो अगर टेटनस से पीड़ित व्यक्ति का मुंह खुलेगा नहीं, उसका मुंह एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए इसका एक नाम दिया गया है लॉकजा डिजीज। लेप्रोसी का जो नाम है वो क्या है? हैंसन डिजीज, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है थोड़ा उसका नाम देख लिया जाए। तो इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका मतलब, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो बैक्टीरिया है। चलिए, देखिए, लेप्रोसी के बारे में सबसे खास बात यह है कि सबसे ये धीमी गति से बढ़ने वाला, आप ऐसे समझिए, सबसे धीमी गति से बढ़ने वाला ये एक इन्फेक्शस डिजीज है। ये कौन सा डिजीज है? पहले तो इसका हम प्रसार देखेंगे कि इसका प्रसार कैसे होगा। तो इसका प्रसार छूतहा, मतलब ये कॉन्टेजियस है। अगर आप किसी कुष्ठ रोगी के लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो सकता है। यानी कि इसका प्रसार कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये छूतहा रोग में आता है, ठीक है ना। ये एक छूतहा रोग है, तो इसका जो प्रसार होता है वो डायरेक्ट प्रसार होता है, कॉन्टेजियस डिजीज के ये श्रेणी में आते हैं। ये ना तो पानी से फैलेगा ना तो हवा से फैलेगा, ठीक है ना, ये सीधे संपर्क में आने से फैलेगा। इसका मतलब ये रहा, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा समझिए कि स्लो गति से बढ़ने वाला ये
ये लेप्रोसी डिजीज है, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये जो बैक्टीरियम है अभी उसके शरीर में चला गया हो, लेकिन 5 साल तक के बाद भी उसके शरीर में लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, लेप्रोसी के लक्षण क्या है, इस बीमारी के मेन लक्षण क्या है, लक्षण को थोड़ा सा देख लेते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसमें जो रंगहीन धब्बे बन जाते हैं, शरीर में पूरा धब्बा बन जाता है, पहले आप ऐसे समझिए। जो हाथ और पैर की अंगुलियां हैं ना, ये गलना शुरू हो जाते हैं, अंगुलियों में घाव हो जाता है, ठीक है ना। और पूरा बॉडी जो होता है ना वो रंगहीन और मतलब उसमें धब्बे निकल जाते हैं। जहां पर ये कुष्ठ रोग होता है ना, वहां पर अब कुछ अनुभव नहीं होगा, सेंसलेस हो जाएगा, वहां पर पिन गड़ाइएगा तो उसको चुभेगा नहीं, मतलब इसमें ना संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। जिस पार्ट में व्यक्ति को कुष्ठ होता है उसमें संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो लक्षण क्या है, संवेदनशीलता सेंसलेस खत्म, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहला। दूसरा चीज क्या है, हाथ एवं पैर की अंगुलियां खत्म हो जाएगी, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगी, डिफॉर्म हो जाएंगी, हाथ और पैर की अंगुलियां, ठीक है ना, वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। और ये हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, पहले इसके इफेक्टेड एरिया को तो देख ले, लेप्रोसी किस भाग को प्रभावित करता है। तो प्रभावित होने वाला अंग इसका है, प्रभावित अंग है स्किन, और पूरा नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है, पूरा स्नायु तंत्र प्रभावित होता है, पूरा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, आप ऐसे समझिए। ये केवल स्किन को ही नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। चलिए, तो इसका प्रभावित अंग हो गया। इसमें लक्षण क्या है, सेंसलेस हो जाएंगे, संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, हाथ और पैर की अंगुलियां जो होंगी उसमें घाव हो जाएंगे, वो अंगुलियां जगह जगह से मुड़ जाएंगी, और शरीर पर ना धब्बे, है ना, रंगहीन बदहीन धब्बे निकल जाएंगे। तो इसका मेन पहचान है लेप्रोसी का। चलिए, इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। चलिए, इसके रोकथाम के लिए पहले तो आप जो रोगी है, ठीक है ना, पहले तो आप उसको आइसोलेट करें, बच्चों को वहां तक जाने ना दें। पहला तो चीज ये है, ये तो किसी भी बीमारी के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि यदि व्यक्ति को टीबी हो जाए, व्यक्ति को डिप्थीरिया हो जाए, व्यक्ति को चाहे कोई भी रोग हो, पहले तो उसको आप एक स्वस्थ जगह से आप अलग कीजिए, उसको एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाइए, ठीक है। बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, कुष्ठ रोगी तक। दूसरा चीज क्या है, इसके रोकथाम के लिए जो दवा चलाई जाती है ना, उसमें कॉमन दवा है डीडीएस। देखिए, डीडीएस एक दवा है, इसका पूरा नाम हम बताते हैं आपको, डाइएमिनो। ये डीडीएस का इलाज, डीडीएस का यूज किया जाता है लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में, ठीक है ना, डाइएमिनो डाइफेनाइल, ठीक है ना, डाइएमिनो डाइफेनाइल। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। डीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डी फॉर डाई एमिनो डाइफेनाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये डीडीएस ही आप केवल याद रखें तो ज्यादा कारगर होगा, ठीक है ना। इतना चूंकि एब्रिविएशन ही मेनली दवा के रूप में एब्रिविएशन का नाम ही लेता है। और इसके लिए ना चाल मोंगरा का जो तेल होता है ना, चाल मोगरा का जो तेल होता है ना, इसके इलाज में कारगर साबित होता है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग के इलाज में चाल मोगरा का तेल का ना काफी इलाज होता है, काफी यूज होता है। तो इसके रोकथाम के लिए डीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट जो मतलब जो नेक्स्ट जो बैक्टीरियल जो डिजीज है वो क्या क्या है, तो निमोनिया है। थोड़ा सा निमोनिया को देख लिया जाए। चलिए, निमोनिया में क्या होता है, प्रभावित अंग इसका क्या होता है, लंग्स ही होता है। निमोनिया में जो प्रभावित अंग होता है ना, वो लंग्स ही होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है ना। फेफड़े में पानी भर आता है, इसमें क्या होता है ना, फेफड़े में पानी भर आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है।
चलिए, तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि निमोनिया के इलाज, निमोनिया में प्रभावित अंग क्या क्या है? तो प्रभावित अंग है लंग्स और फेफड़े में पानी का भर आना, सांस में लेना, सांस में कठिनाई होना, इसमें कॉमन बात है, ठीक है। चलिए, निमोनिया वाली बात है। इसके लिए प्रभावित, जो इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन होंगे? तो इसके लिए होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि आपका प्रभावित अंग इसमें लंग्स है, फेफड़े में पानी भर जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, इसका मेन सिम्टम्स है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टो, चलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो बच्चों, आज का हमारा बात इतना ही रहा। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार उसको फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने बैक्टीरिया से होने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज में देखा। सबसे पहले टीबी देखा। टीबी के बारे में मैंने ये आपको बताया कि टीबी जो है एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग है, जो कि एयरबॉर्न और एयर ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके लिए बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए। फिर हमने देखा कोलरा के बारे में। कोलरा वहां पर होता है जहां पर मेले लगते हैं या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा टाइफाइड देखा। टाइफाइड में वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको विडाल टेस्ट भी कहते हैं। इसके लिए टैब दिया जाना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा सिफिलिस और गोनोरिया को देखा, जो कि इंपॉर्टेंट एसटीडी है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। इसके बाद हम लोगों ने टेटनस को देखा, जिसका एक दूसरा नाम लॉकजा डिजीज है। और इसके बाद हम लोगों ने लेप्रोसी को देखा, ठीक है। तो आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, उसमें इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन से डिजीज वायरल डिजीज हैं, ठीक है ना। अब ये जो दोनों बैक्टीरियल और वायरल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज साबित होंगे। चलिए सल्फ, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि लेप्रोसी को रोकथाम के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करेंगे, डीडीएस, डाइएमिनो डाइफेनल सल्फोना, ठीक है ना। डाइएमिनो डाइफेनल सल्फोना का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डाइएमिनो डाइफेनाइल सल्फोना का प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेप्रोसी के इलाज में। चलिए, और इसमें चालमोगरा का तेल भी बहुत असरदारक साबित होता है। तो आज का बात हमारा इतना ही रहा। हम लोग नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं वायरल डिजीज को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।